वेलकम बैक स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने ही यूट्यूब चैनल ढाका क्लासेस झुंझुनू के ऊपर। तो स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर रहेगा ये हमारा सेकंड पार्ट रहेगा हाइब्रिडाइजेशन का। हमने लास्ट पार्ट में सीखा था कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है, क्या होता है। ड्यू टू द ओवरलैपिंग उसकी शेप चेंज होगी, शेप चेंज होगी तो वो शेप कौन बताएगा, वो हाइब्रिडाइजेशन बताएगा। उसके अंदर हमने फॉर्मूले देखे, उसके अंदर हमने उनकी शेप्स देखी। ओके, जिन्होंने भी वो वीडियोस नहीं देखा है प्लीज़ पहले जाके वो वीडियोस करें ताकि आपको आगे का मेरा ये सब कुछ समझ में आएगा। तो स्टूडेंट्स, अब शुरू करेंगे हम हमारी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। क्या शुरू करेंगे आज हम? वीबीटी शुरू करने वाले हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसको हम शॉर्ट में वीबीटी भी कहते हैं। तो ये क्या कहती है स्टूडेंट्स, इसके कुछ एक पोस्टुलेट्स हैं। ये कहते हैं कि जब भी कोवेलेंट कंपाउंड आपस में ऑर्बिटल्स जो होंगी वो ओवरलैप करेंगी तो हमेशा आउटर मोस्ट करेगी। फिर इन्होंने कहा कि जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना ही ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। ये चीज़ हमने पढ़ी भी है पहले कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं देन सैचुरेटेड कंपाउंड्स। फिर उन्होंने थर्ड पॉइंट दिया कि जो एक्सटेंट होगा ओवरलैपिंग का वो डिपेंड करेगा टू फॉर्म्स के ऊपर। वो टू फॉर्म हम देखने वाले हैं। ओके, चलो आ जाओ। तो पहला पॉइंट ये क्या कहते हैं कि जब भी हमको टू फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड्स, क्या जब भी कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या होंगे, फॉर्म होंगे, तो जो कोवेलेंट कंपाउंड बॉन्ड्स, जो उनके बॉन्ड्स होंगे वो क्या होंगे, जो ऑर्बिटल्स आर कैसे होंगे, मैंने क्या कहा था, आउटर मोस्ट के होंगे, सबसे बाहर वाले शेल के होंगे। टू आउटर मोस्ट शेल ऑर्बिटल। ओके, तो जब भी एक सेकेंड, टू फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड बॉन्ड ऑर्बिटल्स आर आउटर मोस्ट शेल, ओवरलैपिंग करो, ओवरलैप। इसका क्या मतलब हुआ कि जब भी बॉन्ड बनेंगे, जब भी आपको बॉन्ड बनाना है तो सबसे बाहर वाला शेल क्या करेगा, ओवरलैपिंग करेगा। अब ओवरलैपिंग क्या होती है मैंने आपको कल भी बताया था। मान लो अब हमको पता है कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। चारों पे एक एक हाइड्रोजन है। इसका ये हो गया, इसका इधर एक ये हाइड्रोजन, एक ये हाइड्रोजन। अब ओवरलैपिंग क्या होगी, ये बनेगा, ये बनाएगा, ये, फिर ये। आओ अब कार्बन क्या करेगा, सबसे एक एक शेयर कर लेगा। हमने ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना लिया है। हमने ये इलेक्ट्रॉन डॉट। तो ओवरलैपिंग क्या चीज़ है, जो शेयर हो रहा है ये, इस चीज़ को बोलते हैं हम ओवरलैपिंग। क्या बोलते हैं, ओवरलैपिंग। तो जब भी बॉन्ड फॉर्म होंगे तो कैसे कौन से सेल के होंगे, आउटर मोस्ट शेल के होंगे। मतलब जब भी ओवरलैपिंग होगी तब क्या होगा, हमेशा आउटर मोस्ट शेल के साथ में ही ओवरलैपिंग की जाएगी। ओके, पहला पॉइंट आपको समझ में आया, इसको मिटा देता हूं। फिर मैंने कहा सेकंड पॉइंट क्या होता है कि जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना ही स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनेगा। तो मैं ये बात लिख सकता हूं, मोर ओवरलैपिंग रिजल्ट्स मोर स्ट्रॉन्गर कोवेलेंट कंपाउंड। बात समझ में आई? या फिर कोवेलेंट बॉन्ड जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ही ज़्यादा कोवेलेंट बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। ये बात समझ में आई? अब मुझे बताओ कि भाई ओवरलैपिंग होती क्यों है।
यहाँ पे हम आपसे एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछता हूँ कि वाई, एक क्वेश्चन अगर मैं आपका कॉमन सा बनाऊँ कि वाई डज ओवरलैपिंग अकर्स। चलो बताओ कि ओवरलैपिंग होती ही क्यों है। तो ओवरलैपिंग क्यों होती है हम सबको पता है, टू शेयर इलेक्ट्रॉन्स। क्यों होती है, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करने के लिए होती है। तो मैंने आपका यहाँ पे एक अच्छा सा पॉइंट बना दिया है, अगर आप ओवरलैपिंग समझ में नहीं आई है तो अभी समझ लो। ओके, फिर मैंने थर्ड पॉइंट क्या कहा, कितने टाइप की होंगी ओवरलैपिंग, कितने टाइप की होंगी, 2 टाइप की होंगी। तो मैं इस चीज़ को लिख सकता हूं कि जो एक्सटेंट है ओवरलैपिंग का, जो एक्सटेंट है ओवरलैपिंग का, वो डिपेंड करता है 2 फैक्टर्स के ऊपर। इस पॉइंट को मैं नेक्स्ट बनाता हूं, ठीक है, इसको मिटा देता हूं। आप ये दोनों पॉइंट प्लीज लिख लीजिए एक बार। वीडियो को पॉज करके देख लेना। अभी अपन थर्ड पॉइंट बनाते हैं। थर्ड पॉइंट थोड़ा लंबा है, थोड़ा बड़ा है, इसलिए मैं नेक्स्ट पे लिख रहा हूँ, वरना इस पे भी कर लेता। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग is depend on 2 फैक्टर्स। कि भैया ओवरलैपिंग किन 2 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगी। अच्छा आओ, कौन से दो फैक्टर हैं। पहला होगा टाइप ऑफ ओवरलैपिंग। पहला क्या होगा, टाइप ऑफ ओवरलैपिंग, कि जो ओवरलैप हो रहा है वो किसके अकॉर्डिंग हो रहा है, वो कैसे हो रहा है। तो वो तो आ गया टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग के अंदर। पहले इसको समझ लेते हैं। सपोज करो कि कोई 1s का जो कोई एक एलिमेंट है, 1s बोलूं तो जैसे हाइड्रोजन है, तो जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड रहेगा वो ज़्यादा स्ट्रांग होगा इन कंपेयर टू, यहाँ पे हाइड्रोजन का अगर आप किसी दूसरे साथ में कराओगे, या फिर मान लो कि आप हाइड्रोजन का कार्बन के साथ में करवा रहे हो, ये थोड़ा लेस रहेगा। समझ में आई बात। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर दोनों सेम कैटेगरी के हैं, दोनों ही एटम क्या हो, सेम कैटेगरी के हों, तो क्या होगा, उनकी ओवरलैपिंग ज़्यादा अच्छे से होगी। देखो कैसे, कि मान लो कि अगर कोई 1s का ऑर्बिट, अगर दोनों ही s के ऑर्बिटल हैं, अगर दोनों ऑर्बिटल कैसे हैं, s पे ही ओवरलैपिंग हो रही है, तो वो सबसे स्ट्रांग होगा। बात समझ में आई। लेकिन अगर 1s की अगर मैं 2s के साथ में करवाऊं तो कंपेरेटिवली लो होगा। बात समझ में आई। वहीं अगर मैं 1s की रिएक्शन अगर 3s से करवाता हूं तो वो उनका बॉन्ड और भी कमजोर होगा। बात समझ रहे हो। इस पॉइंट को समझ में आ रहा है क्या, कि अगर मैं इसको लिखूं तो जैसे ये तो हो गया हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड, 2s क्या होता है, 2s किस में आता है, अरे 1s2 2s2, हाँ भैया जल्दी से बताओ कौन सा आता है, लिथियम, 2s का ऑर्बिटल है क्या। और अगर उनसे भी कम देखूं तो 3s का ऑर्बिटल बताओ, सोडियम। तो इन दोनों के बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड होगा वो सबसे कम होगा, मतलब लीस्ट। ये थोड़ा कम होगा, लेसर, और ये क्या होगा, ज़्यादा होगा। ओके, तो लेस। बात समझ में आ रही है। सबसे कम इसके अंदर होगा, उससे थोड़ा मतलब थोड़ा ठीक कौन सा बॉन्ड होगा, ये होगा। हालांकि हमने पढ़ा है कि कोवेलेंट कंपाउंड का जो बॉन्ड होता है वो कम होता है, मतलब स्ट्रॉन्ग कम होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लेस लिखा है। ओके, मैं स्ट्रॉन्ग भी लिख सकता था, या फिर स्ट्रॉन्गेस्ट, स्ट्रॉन्गर, ये सिर्फ स्ट्रॉन्ग।
बात समझने की बात है कि अगर कोई भी 1s के और अगर दोनों ही 1s के और एटम है तो उनके बीच में जो कोवेलेंट कंपाउंड होगा वो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। और अगर अलग अलग के आप साथ में करवाओगे, अगर उनके बीच में जितना कम एनर्जी गैप होगा, ये पॉइंट बहुत अच्छा है कि जब भी ऑर्बिटल्स के अंदर जितना कम एनर्जी गैप होगा उतनी ही अच्छी वो बॉन्ड बनाएंगे, उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड वो बनाएंगे। तो मैं इसको लिख सकता हूं, क्या लिखूं? लेस द गैप ऑफ एनर्जी मोर द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। बात समझ में आई? जितनी एनर्जी कम होगी उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आपका बनेगा। बात समझ में आई? जब भी ओवरलैपिंग होगी तब ये चीज इस पे लागू होगी। तो आपको टाइप ऑफ ओवरलैपिंग समझ में आ गई? टाइप ऑफ ओवरलैपिंग समझ में आई? इसका ए पार्ट, ठीक है। अब जो इसका जो सेकंड है, जिस चीज पे फैक्टर पे डिपेंड करेगा, वो होगा ओरिएंटेशन। क्या होगा? ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का क्या मतलब होता है कि किस तरह से ओवरलैपिंग हो रही है, किस तरह से ओवरलैपिंग हो रही है। दो टाइप के ओरिएंटेशन होते हैं बेटा, एक तो होता है हेड ऑन। क्या होता है? हेड ऑन। दो टाइप के होंगे। और दूसरा होगा आपका दूसरा साइड वाइज। दूसरा कौन सा होगा? साइड वाइज। अब समझो इस चीज को कि मान लो हेड ऑन कैसे होगा, ये मेरे पास कोई एक बॉन्ड है, ये यहां पे ओवरलैपिंग हो रही है, ओके। और एक ओवरलैपिंग कैसे हो? ऐसे हो, ठीक है। मान लो कि ये दो मार्कर हैं, जो हेड ऑन जो ओवरलैपिंग होगी वो ऐसे होगी, या तो ऐसे या फिर ऐसे, ठीक है। मतलब दोनों आमने सामने रहेंगे, ठीक है। और साइड बाई साइड कैसे होगी? ऐसे होगी, ठीक है। दोनों टाइप की ओवरलैपिंग समझ में आ गई आपको? तो आप मुझे ज़रा इसको देख के बताओ कि कौन सा ज़्यादा स्ट्रांग होगा। आपने सिर्फ देखना है, आपको देख के बताना है कि इन दोनों में ज़्यादा स्ट्रांग कौन सा होगा, हेड ऑन होगा या साइड वाइज होगा। साइड वाइज में यहाँ देखो, यहाँ पे हो रही है ओवरलैपिंग, ये हो रही है और ये हो रही है। जल्दी बताओ, लगाओ दिमाग अपना। अब आप में से 90% की मैं गारंटी दे सकता हूं कि उन्होंने सोचा है कि साइड वाइज। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो, अगर आपने पढ़ा है तो आप बोलोगे कि साइड वाइज के अंदर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। नहीं, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कहाँ होगा? हेड ऑन पे होगा। अब तुम बोलोगे सर ऐसा कैसे, यहाँ पे तो दो तरीके से उसने उसको अटैच कर रखा है, मतलब ज़्यादा फोर्स लग रहा है। यहाँ पे तो उसने एक को ही पकड़ रखा है। देखो बेटा, फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मुझे ज़रा बताओ। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, या फिर मैं बोल दूं प्रेशर इज डायरेक्टली, और प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो जितना ज्यादा एरिया होगा क्या फोर्स उतना ही कम हो जाएगा? सॉरी, जितना ज्यादा एरिया होगा क्या प्रेशर उतना ही कम हो जाएगा? अगर एरिया कम तो जितना ज्यादा एरिया उतना ही प्रेशर कम, ओके। जितना ज़्यादा एरिया उतना ही प्रेशर कम, और जितना कम एरिया, और अगर जितना कम एरिया उतना ही ज़्यादा प्रेशर। यस और नो? सपोज करो आपको एक कील ठोकनी है, ठीक है। तो आप कील को कैसे ठोकोगे? ऐसे ठोकोगे ना, या फिर उसको ऐसे करके और फिर ठोकोगे? कैसे ठोकोगे? ऐसे। तो मतलब इस टाइप की जो हेड ऑन अगर हो रहा है, अगर हेड ऑन अगर ओवरलैपिंग हो रही है, तो आप बोलोगे कि सर ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे फोर्स एंड प्रेशर क्या हो रहे हैं? ऑटोमेटिकली ज़्यादा, क्योंकि एरिया कम हो रहा है। और अगर ऐसे ओवरलैपिंग होगी तो एरिया इंक्रीज होगा,
तो उतना ही फोर्स क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा एरिया पे, और वो कम लगाएगा, वो कम उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। ये बात समझ में आई सबको अच्छे से? ओरिएंटेशन पे डिपेंड करेगा, कैसा ओरिएंटेशन होगा, हेड ऑन ज्यादा होगा और साइड वाइज कम होगा। बात समझ में आई? ये मैंने कोई भी एक पाई स्ट्रक्चर बनाया, ओके। ये है पाई, ये है सिग्मा। अभी पढ़ेंगे व्हाट इज पाई एंड व्हाट इज सिग्मा, अभी पढ़ रहे हैं थोड़ी देर में, ओके। चले, चलो। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम डिफरेंस समझते हैं, व्हाट इज सिग्मा बॉन्ड एंड व्हाट इज पाई बॉन्ड। आओ, ये तो होता है सिग्मा, क्या होता है, कुछ ऐसा सा इसका साइन होता है, अच्छे से बना देता हूं, ये लाइक दिस, इसको बोलते हैं सिग्मा। और सेकंड टाइप का बॉन्ड होता है पाई बॉन्ड, क्या होता है, पाई बॉन्ड। डिफरेंस समझेंगे, देखो सबसे अच्छी बात तो बताता हूं, सिग्मा बॉन्ड होंगे कौन से, सिंगल बॉन्डेड। सिग्मा का मतलब है सिंगल बॉन्डेड, क्या है, मतलब जब भी पहला और अगर जब भी इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है तब कौन सा बॉन्ड बनेगा, हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और अगर डबल बॉन्ड बन रहा है तो वहां पे क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। समझो इस चीज को कि अगर मान लो कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो हम बोलेंगे कि सिग्मा बॉन्ड है, लेकिन अगर इन दोनों के बीच में पाई बॉन्ड है तो हम वहां बोलेंगे कि यहां पे सिग्मा भी एक है और पाई भी एक बॉन्ड है। फर्स्ट बॉन्ड इज ऑलवेज गोइंग टू सिग्मा एंड सेकंड एंड थर्ड गोज टू पाई बॉन्ड। बात समझ में आई कि जब भी पहला इलेक्ट्रॉन शेयर होगा तो हमेशा कौन से टाइप का बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, हमेशा कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। बात समझ में आई? तो अब दोनों में डिफरेंस देखते हैं। तो पहला तो डिफरेंस मैंने आपको बताया, they are more stable than pi। अगर ये ज्यादा स्टेबल है तो ये लेस हो जाएगा। they are less stable than sigma। ऐसा क्यों? अभी मैंने आपको बताया कि जब भी हेड ऑन होगा तब कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा। और जब भी साइड वाइज ओरिएंटेशन होगी, एक बार मैं बना लेता हूं, थोड़ा सा सीन रहता है मेरी ड्राइंग के साथ में तो आप इतना मैटर मत कीजिएगा। तो जब भी ऐसा बॉन्ड बनेगा साइड वाइज तब कैसी होगी, पाई बॉन्ड होगा। अभी हमने पढ़ा कि हेड ऑन क्या रहता है, ज्यादा इफेक्टिव रहता है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स लगाएगा, और वहीं पाई क्या लगाएगा, अगर ऐसा कुछ ओरिएंटेशन रहता है साइड वाइज तो वो कम लगाएगा। इसलिए मैंने लिखा है कि दे आर मोर स्टेबल एंड दे आर लेस स्टेबल। पहला पॉइंट आई होप समझ में आ गया होगा सबको।
सेकंड। अब अगर ये स्टेबल है तो दे नीड मोर एनर्जी टू ब्रेक। उनको क्या चाहिएगी, एनर्जी ज्यादा चाहिएगी देन पाई, और इनको क्या चाहिएगी, लेस एनर्जी चाहिएगी। चलो मैं लिख देता हूं, दे नीड लेस एनर्जी टू ब्रेक देन सिग्मा। ये डिफरेंस भी समझ में आया कि अगर आपको फोर्स ही कम लग रहा है साइडवाइज ओरिएंटेशन में तो उनको कम एनर्जी में हम उनको तोड़ सकते हैं। ये पहले ही पॉइंट का, हालांकि ये एक ही पॉइंट है, पॉइंट तो एक ही है, लेकिन हमने 2 पॉइंट के अंदर इसको लिख दिया। थर्ड पॉइंट, there can be only one sigma bond between two atom। ये चीज मैंने आपको बताई है कि जो पहला बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड होगा, सिग्मा। उसके बाद में जो भी बॉन्ड बनेंगे वो कौन से होंगे, पाई। तो there can be more than one pi bond between two atoms। ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। मैंने आपको समझाया था कि पहला जो भी बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा, और उसके बाद में बनने वाले बॉन्ड कौन से होंगे, डबल या फिर ट्रिपल जब होंगे तब कौन से हो जाएंगे, पाई बॉन्ड। ओके, बात समझ में आई। नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट है दे कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, कि वो इंडिपेंडेंटली रह सकते हैं, वहीं ये क्या होंगे, ये इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकते। आई होप आपको चारों पॉइंट समझ में आ गए होंगे अच्छे से। सिग्मा एंड पाई बॉन्ड के अंदर कोई डिफरेंस, आई डोंट थिंक आपको अभी भी कोई भी डिफरेंस बाकी रहा होगा इसके अंदर। तो ये 4 पॉइंट हैं। दोनों के बीच का हम डिफरेंस देखते हैं। हमने क्या पढ़ा दोनों के बीच के अंदर, हमने पढ़ा कि जो सिग्मा बॉन्ड होंगे वो मोर स्टेबल होंगे, पाई बॉन्ड लेस स्टेबल होंगे। हमने पढ़ा यहाँ पे मोर एनर्जी चाहिए उनको ब्रेक करने के लिए, यहाँ पे पढ़ा हमने उनको लेस एनर्जी चाहिए ब्रेक करने के लिए। फिर हमने इधर पढ़ा कि वहां पे सिर्फ एक ही सिग्मा बॉन्ड हो सकता है, यहाँ पे 1 और 2 दोनों हो सकते हैं। फिर हमने पढ़ा कि यहाँ सिग्मा बॉन्ड कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, और हमने इधर पढ़ा दे कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। बात समझ में आ गई आपको? द डिफरेंस बिटवीन सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड इज क्लियर? ओके, चलो सीखते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। 1 नंबर में काफी बार क्वेश्चन आया हुआ भी है।
क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। पहला इथीन, किसमें बताओ? इथीन के अंदर। बी सेकंड कार्बन डाइऑक्साइड। थर्ड CH3 CH2 CH लिख लो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, क्या लिखूं और लंबा करेंगे इसको? चलो CH2 लिख लो फिर, छोड़ो कोई दिक्कत नहीं। इन तीनों के अंदर हमें पाई बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड्स गिनने हैं। तो हमको इथीन का फॉर्मूला पता है। इथीन का फॉर्मूला क्या होता है? CH2। चलो इसको डबल बॉन्ड CH2। ओके, कैसे बनता है? इसको ऐसे एक्सपेंड कर लेंगे। ओके, तो चलो सिग्मा बॉन्ड काउंट करिए, बताओ। मैंने कहा है कि जहां भी बॉन्ड बन रहा है वहां पे सिग्मा बॉन्ड होगा। जहां भी बॉन्ड बन रहा है, चाहे डबल हो, चाहे सिंगल हो, ट्रिपल हो, कहीं भी हो, जहां भी बॉन्ड बन रहा है वहां एक ना एक सिग्मा बॉन्ड तो होगा, एक ही सिग्मा बॉन्ड होगा। ओके, काउंट करते हैं कितनी जगह बॉन्ड बन रहा है। 1 2 3 4 5, तो सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए? 5। और पाई बॉन्ड कितने? डबल बॉन्ड कितनी बार बन रहा है? एक बार, तो पाई बॉन्ड हो गया 1। समझ में आई आपको ये बात सबको? सेकंड कार्बन डाइऑक्साइड CO2, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? प्लेनर। हमने कल पढ़ा था इस चीज को। आओ इसका बनाते हैं स्ट्रक्चर। देखते हैं कितने सिग्मा बॉन्ड है। मैंने अभी कहा जितना, जहां भी आपको बॉन्ड दिख रहा है वहां पे उतने ही क्या हो जाएंगे? सिग्मा बॉन्ड, 1 और 2। और पाई बॉन्ड कितने हो जाएंगे? 2। ये भी समझ में आ गया आपको? नेक्स्ट, इसको एक्सपेंड करो। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स काउंट करो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने बन रहे हैं? 8। और पाई बॉन्ड कितना है? 1। तो आप ऐसे पाई बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड फाउंड कर सकते हो स्टूडेंट्स आराम से। कुछ एक क्वेश्चन दे दूं अच्छे से। चलो आओ, अभी आप मुझे फाइंड करके बताओगे। ओके, आपके मैंने कुछ पुराने क्वेश्चंस उठाए हैं। पहला इथाइन, किसके अंदर बताओगे? इथाइन। बी बेंजीन, मोस्ट इंपॉर्टेंट बेंजीन। एंड द थर्ड इज एथेनोइक एसिड, ये भी पूछा गया है। अच्छा, एथेनोइक एसिड का सेकंड कोई दूसरा नाम बताओ। एसिटिक एसिड किसके अंदर पाया जाता है? विनेगर। ओके, चलो मुझे इन तीनों के जल्दी जल्दी कैसे करके दिखाओ। आपके पास वीडियो को पॉज करो, 2 मिनट का टाइम है, ईमानदारी से करो। ओके, वीडियो को पॉज कर लो। तो चलो अब देखते हैं इथाइन स्ट्रक्चर बनाओ। बन गया। सिग्मा बॉन्ड बताओ, जितनी बार कितने बार बॉन्ड बन रहे हैं? 1 2 3, 3 जगह बॉन्ड बन रहा है तो 3। और पाई बॉन्ड काउंट करके बताओ।
एक तो चला गया सिग्मा में, बचे कितने 2, तो पाई बॉन्ड कितने हो जाएंगे 2। नेक्स्ट बेंजीन, स्ट्रक्चर बनाओ बेंजीन का। ये कुछ स्ट्रक्चर है बेंजीन का आपका, और हर एक कार्बन पे क्या है हाइड्रोजन। ये आपका स्ट्रक्चर है बेंजीन का, ठीक है। अब बॉन्ड कितनी जगह बन रहे हैं वो देख के बताओ, काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितनी जगह बन रहे हैं 11। ओके, मैंने मिस कर दिया कोई, हाँ एक ये रहा 12। ओके, तो सिग्मा बॉन्ड कितने बन रहे हैं 12। पाई बॉन्ड कितने बन रहे हैं, यहां पे डबल बॉन्ड है 1 2 3। कितनी जगह बन रहे हैं। नेक्स्ट एथेनोइक एसिड, कैसे लिखते हैं एथेनोइक एसिड को, CH3COOH। स्ट्रक्चर कैसा होता है, कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर होता है। सिग्मा बॉन्ड काउंट करके बताओ, 1 2 3 4 5 6, और पाई बॉन्ड एक ही जगह दिख रहा है डबल बॉन्ड, तो ये हो गया आपका पाई बॉन्ड। तो आप ऐसे कैलकुलेट भी कर सकते हो क्या, अब आराम से कैलकुलेट कर आप कर सकते हो। आओ भाई आ जाओ, क्या क्या है, मैं रोटी डाल दी 2। घुमा के भी लिया 34 34 30। कर लोगे आप यहाँ पे, समझ में आया आपको सभी। तो ये था बेटा आपका आज का वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू।